नमस्ते वीवर्स। हैंडी हिंदी में अर्चना आपका स्वागत करती है एक नए विषय के साथ। जैसे कि आपका विषय है जाना पहचाना, विषय का नाम है हमारा तत्पुरुष समास। इसके पहले हमने समास क्या होता है, समास का अर्थ होता है संयोग या फिर संक्षेप, इस नाम से हम उसको जानते हैं। अर्थात दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक कर देना। उसका अर्थ क्या होता है, दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक कर देना। अगर दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर बने हुए एक नया सार्थक जो शब्द होता है उसको हम समास के नाम से जानते हैं। समास के मुख्यतः कितने भेद हैं? समास के मुख्यतः छह भेद मैंने आपको सिखाए थे। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। अव्ययीभाव समास हमने सीखा था, उसका पहला पद प्रधान होता है और उसके साथ ये भी सीखा था कि उनके अक्षर जो होते हैं वो उपसर्गों से शुरू हो जाते हैं। उनके पहले अक्षर होते हैं वो हमेशा उपसर्गों से ही शुरू हो जाती है। उनकी एक ट्रिक थी याद रखने के लिए, और दूसरी एक ट्रिक मैंने उसको याद रखने के लिए आपको सिखाई थी द्वंद्वी अब तक। यह 6 अक्षरों की एक लाइन मैंने आपको सिखाया था। द्व का अर्थ क्या होता है? द्वंद्व समास। द्वि का अर्थ होता है द्विगु समास। अ का अर्थ होता है अव्ययीभाव समास। ब का अर्थ होता है बहुव्रीहि समास। त का अर्थ होता है तत्पुरुष समास और क का अर्थ होता है कर्मधारय समास। ये आपको मैंने उसकी छोटी सी एक ट्रिक सिखाई थी उसको याद रखने के लिए, उनके भेद किस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। उसके साथ और एक मैंने बात आपको बताई थी कि संधि में और समास में क्या भेद है। संधि जो होती है वह वर्णों का मेल होता है और समास होता है शब्दों का मेल। वर्ण और शब्दों में फर्क है। वर्ण सिंगल होता है, शब्द वर्ण मिलकर शब्द बन जाता है। ठीक है। उसके बाद है संधि के पदों को विच्छेद किया जाता है और समस्त पदों का विग्रह हो जाता है। समास में जो समस्त पद है उनके विग्रह हो जाती है। दो चीजें आपको याद रखनी है संधि में और समास में, आपने कंफ्यूजन नहीं होना है। दूसरा है समास प्रथम तथा संधि उसके पश्चात आती है, यह उनकी खासियत है। उसके बाद मैंने आपको उसके एक अव्ययभाव का एक उदाहरण दे देती हूँ। जैसे कि आपको पता है अव्ययभाव जो प्रतिदिन या फिर यथामति यानी कि मति के अनुसार या तो फिर दिन ब दिन, प्रत्येक दिन, हम इस तरीके से हमने एक उदाहरण उसका ले लिया था। आज हमारा सीखने का टर्न है भाग 2 में हमने अव्ययभाव समास सीखा था। भाग 1 में हमने अव्ययभाव समास सीखा था। आज हम भाग 2 में तत्पुरुष समास भाग 2 सीखने वाले हैं। तो तत्पुरुष समास क्या होता है यह सबसे पहले आपको जानना ही है। जानने के लिए एक काम करना है, हैंडी हिंदी चैनल अगर आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। आपके दोस्तों को इसको शेयर कीजिए। आपको अगर इसका नोटिफिकेशन चाहिए तो उसको सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ठीक है। तो आज चलते हम तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास क्या होता है? तत्पुरुष समास में इसकी खासियत क्या होती है? तत्पुरुष समास का द्वितीय पद मतलब दूसरा पद प्रधान होता है। जैसे कि पहला समास अव्ययभाव समास में प्रथम पद महत्वपूर्ण होता है, वैसे ही तत्पुरुष समास में दूसरा पद जो होता है वह प्रधान होता है। और एक उसकी ट्रिक है याद रखने के लिए, जो समास होता है जो विग्रह करने के बाद उनके कारक चिन्हों का लोप होता है। कारक चिन्ह ये क्या है, मैंने उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाई है, आपने ध्यान से देखना है और उसको आपने फॉलो करना है कि कारक होते क्या है। तो सबसे पहले हम कारक के चिन्ह देखेंगे, उसके परसर्ग देखेंगे, उनकी विभक्तियां देखेंगे, ये कारक होता क्या है। इसका एक टेबल है और उसको याद रखने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है, आप इसको एक म्यूजिक की तरफ से याद रख सकते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से या करण के द्वारा संप्रदान को या संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का की के रारी रे नानी ने अधिकरण में या पर संबोधन अरे ओ जी हे राम, इस प्रकार से अगर किसी को बुलाना होगा तो हम यह उनकी विभक्तियां, यह उनके परसर्ग हमको याद रखना बहुत जरूरी है। अगर आपको समास सीखना है तो समास के लिए आपको कारक के चिन्ह पठन होना, याद रहना बहुत जरूरी है। इसके ऊपर ही पूरा समास छुपा वाला रहता है। ठीक है। तो जो तत्पुरुष समास होता है पहली ट्रिक उसकी क्या है, उसका दूसरा पद प्रधान होता है और दूसरी उसकी ट्रिक है यह जो होते हैं इनमें कारक चिन्हों का लोप होता है। कारक चिन्ह यानी ये कर्ता ने कर्म को, ये जो को से के द्वारा ये जो है उनके चिन्ह है, उनको परसर्ग या फिर विभक्तियां भी कहते हैं। ठीक है। तो जिस समास के समस्त पद में पूर्व पद संज्ञा या विशेषण तथा उत्तर पद संज्ञा और प्रधान होता है उसे हम तत्पुरुष समास के नाम से जानते हैं। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं, उसके उपभेद होते हैं। ठीक है। तो वो कौन से है? कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, आपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष और सबसे आखिर वाला है नत्र। ये इसका भाग नहीं है लेकिन ये मैंने सिखाना जरूरी समझा है। ठीक है। तो ये कर्म तत्पुरुष सबसे पहले याद रखना है। कर्म तत्पुरुष की विभक्ति कौन सी है? को। करण तत्पुरुष की से के द्वारा, संप्रदान की को या के लिए, आपादान से, संबंध का की के, इसमें हमको सिर्फ यह 3 ही सीखने हैं, का की के, अधिकरण में पर,
या पे, यह आता है। ठीक है, तो ये आपको 6 उसके उपभेद जो है वो याद रखना बहुत जरूरी होता है। तो ये जब तक आप याद नहीं रखोगे तब तक आपको तत्पुरुष समास नहीं समझेगा, तत्पुरुष समास के भेद भी नहीं समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कर्म तत्पुरुष। अभी कर्म तत्पुरुष में ही आपको उसका उत्तर छुपा वाला रहता है। अभी पहला भेद हम देखेंगे। कर्म तत्पुरुष का अर्थ क्या होता है? जिस समास के पूर्व पद में कर्म कारक की विभक्ति का, कौन सी विभक्ति है कर्म की? को का लोप होता है। इनकी जो विभक्ति है को का लोप होता है, उसको कर्म तत्पुरुष के नाम से जानते हैं। तो समास में समस्त पद होता है और उसका विग्रह होता है। पद किसे कहते हैं? पूर्व पद और उत्तर पद। ये मैंने वो भी मैंने चीज आपको सिखाई थी। यहाँ पे है हमारा कर्म तत्पुरुष, इसका समस्त पद अगर हमारे पास यह शब्द है स्वर्ग प्राप्त, पूर्व पद है स्वर्ग, उत्तर पद है उसका प्राप्त। ठीक है, अगर हमने ये विभक्ति इसमें डाल दी है, समस्त पद में विभक्ति यहाँ पे विग्रह में डाली है, तो क्या हो जाता है? स्वर्ग को प्राप्त। ये देखिए यहाँ पे विभक्ति यहाँ पे आई है। वन गमन दूसरा उसका उदाहरण है। वन गमन, पूर्व पद प्रथम पद ये है, उत्तर पद ये है। वन प्रथम पद है, गमन उत्तर पद है। उसमें आपको याद रखना जरूरी है कि प्रथम पद कौन सा है और उत्तर पद कौन सा है। जब तक आपको पद याद नहीं रहेंगे तब तक आप उसका विभाजन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वन गमन, वन को गमन, यहाँ पे आया है को, ये देखिए को विभक्ति इसमें आई है ना। ठीक है, तो इसके हम कुछ मौखिक तौर पर उदाहरण देखेंगे, आपने सुलझाने हैं। बोलिए, यश प्राप्त, यश को प्राप्त, आपने उसमें जो विभक्ति है वो डालनी है। परलोक गमन, परलोक को गमन। सर्वप्रिय, सर्व को प्रिय। स्वर्गीय, स्वर्ग को गया हुआ। वन गमन, वन को गमन। जनप्रिय, जन को प्रिय। गिरह कट, गिरह को काटने वाला। ये उसके हमने कुछ उदाहरण देखे। उसके बाद हमारा दूसरा है, दूसरा ये कर्म तत्पुरुष हो गया है। इसकी विभक्ति को याद रखनी है आपको। कर्म तत्पुरुष की विभक्ति कौन सी है? से और के द्वारा। कर्म तत्पुरुष की कौन सी है? से और के द्वारा। तो इसमें क्या होता है? कर्म तत्पुरुष में भी सेम होता है। जिस समास के पूर्व पद में कर्म कारक की विभक्ति से और के द्वारा का लोप होता है, उसको हम कर्म तत्पुरुष के नाम से जानते हैं। कौन सी विभक्ति? से द्वारा। कर्म तत्पुरुष की से या के द्वारा, ये उनकी विभक्ति आपको याद रखनी है। ठीक है, उसका समस्त पद हम देखेंगे। भूख मरा, इसमें पूर्व पद कौन सा है? भूख मरा, यह जो शब्द है इसमें भूख पूर्व पद है, मरा उत्तर पद है। तो उसमें विभक्ति कौन सी है? से या द्वारा। तो देखिए अभी भूख, भूख के द्वारा मरा आएगा, भूख द्वारा मरा आएगा, या भूख से मरा आएगा। द्वारा गलत आएगा ना, तो भूख से मरा, इसमें आंसर क्या आ जाता है? भूख से मरा। दूसरा है पाप युक्त, प्रथम पद और ये उत्तर पद। ठीक है, ये पूर्व पद और ये उत्तर पद। पाप से मुक्त आया है, से मुक्त। ठीक है, ये इससे हमको याद रखने, सिर्फ उनकी विभक्ति आप अगर आप याद रखोगे तो आपको तत्पुरुष समास याद रखना बहुत आसान है, उसको आप भूल नहीं सकते हैं। तो उसके कुछ उदाहरण हम देखेंगे, जैसे कि रेखांकित, रेखा से अंकित, हाँ, स्वर रचित या फिर स्वयं रचित, स्वयं से रचित। पाप युक्त, पाप से युक्त। वाग्दत्त, वाग से दत्त। सुखा पीड़ित, सुखा से पीड़ित। स्नेह भोगी, स्नेह से भोगी। या तो फिर भयाकुल, भय से आकुल। मन गणित, अभी यहाँ पे आएगा द्वारा, मन के द्वारा गणित, यहाँ पे द्वारा यह शब्द आ रहा है, इसमें यह विभक्ति लग रही है। ठीक है, आगे है प्रेमातुर, प्रेम से आतुर। आंखों देखी, आंखों से देखी। ये हमने कुछ उदाहरण मौखिक तौर पे भी सुलझाए हैं। तीसरा है हमारा संप्रदान तत्पुरुष। अभी संप्रदान तत्पुरुष की विभक्ति कौन सी है देख लीजिए। संप्रदान तत्पुरुष की विभक्ति कौन सी है? देखिए को और के लिए। ठीक है, तो यह विभक्ति है संप्रदान की, वह उसका लोप हो जाता है संप्रदान तत्पुरुष की विभक्ति का। संप्रदान तत्पुरुष, उनकी विभक्ति याद रखनी है को और के लिए। को और के लिए इनका लोप होता है। यह जो चिन्ह है, यह जो विभक्ति के कारक है, उनका वहां पे लोप हो जाता है। जिस समास में पूर्व पद में संप्रदान कारक की विभक्ति से या फिर के लिए का लोप होता है, उसको हम संप्रदान कहते हैं। देशभक्ति, पहला है उसका समस्त पद और उसका विग्रह कैसे करेंगे? पहला है देशभक्ति, यहाँ पे देखिए कौन सा है? को के लिए। क्या आएगा इसमें? को आएगा या के लिए आएगा? देश के लिए भक्ति, इसका विग्रह क्या आएगा? देश के लिए भक्ति। ठीक है, यह आएगा उसका जवाब, है ना। देश के लिए, देश को लिए भक्ति आएगा क्या? नहीं आएगा, देश के लिए भक्ति आएगा। दूसरा और एक उदाहरण हम देखेंगे इसका, जैसे कि विद्यालय। दूसरा है उदाहरण
विद्यालय। हाँ, तो क्या आएगा? विद्या को आलय आएगा, विद्या के लिए आलय आएगा। क्या आएगा? इसमें प्रथम पद है हमारा विद्या और उसका उत्तर पद आता है आलय। उत्तर पद आता है उसका आलय, यहाँ पे प्रत्यय जुड़ता है, देखिए। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे क्या आएगा? विद्या के लिए आलय, विद्या के लिए आलय आएगा। ठीक है, यह हमने दो उदाहरण कंप्लीट किए हैं। अभी कुछ मौखिक तौर पर हम सुलझाएंगे। देशार्पण, देश के लिए अर्पण है। हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री। आराम कुर्सी, आराम के लिए कुर्सी है। डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी है। फिर गौशाला, गौ के लिए शाला है। हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी है। डाको व्यय, डाक, डाक के लिए व्यय है। विद्यालय है, विद्यालय का हो गया यहाँ पे। पाठशाला है, पाठ के लिए शाला। और बलि पशु, बलि के लिए पशु। ये हमने कुछ मौखिक तौर पर उदाहरण सुलझाए हैं। उसके बाद और भी है, उसमें निर्वाचन आयोग है, निर्वाचन के लिए आयोग है। भोज्य सामग्री, भोज के लिए सामग्री। तपोवन, तप के लिए वन। ठीक है, यह हमारे कुछ उदाहरण। उसके बाद है हमारी चौथी आपादान तत्पुरुष। अभी आपादान तत्पुरुष की विभक्ति देखिए कौन सी है। आपादान तत्पुरुष देखिए आप, से। अपादान तत्पुरुष की विभक्ति कौन सी है? से। तो उनमें कौन किसका लोप होता है? अपादान तत्पुरुष में से का लोप होता है। अपादान तत्पुरुष में से का लोप होता है। से जो ये विभक्ति है उसका लोप हो जाता है। तो अपादान तत्पुरुष ये जो होता है, जिस समास के पूर्व पद में अपादान की विभक्ति से अलग होने का भाव होता है, उसका लोप होता है, उसे हम अपादान तत्पुरुष के नाम से जानते हैं। उससे जुड़े हम कुछ उदाहरण समझाएंगे। आशातीत, आशातीत समस्त पद है, समस्त पद और विग्रह। पहला है आशातीत। हाँ, इसमें प्रथम पद कौन सा है? आशा, और उत्तर पद कौन सा है? तीत। इसमें क्या आएगा? हमको कौन सी विभक्ति डालनी है विग्रह में? आशा से तीत। क्या आएगा? आशा से तीत। ठीक है, दूसरा और एक उदाहरण हम इसका देखेंगे। जल रिक्त, जल रिक्त यह हमारा एक समस्त पद है। इसमें पूर्व पद है जल और उत्तर पद है रिक्त। इसमें पूर्व पद और उत्तर पद आपको याद रखना बहुत जरूरी होता है। तो अभी ये जल से रिक्त, यहाँ पे जो विभक्ति का चिन्ह है वो कौन सा है? जल से रिक्त। यहाँ पे आपको विभक्ति में उनके जो परसर्ग के चिन्ह है वह डालने की कोशिश करनी है। ठीक है, अभी इसके मौखिक तौर पर हम कुछ उदाहरण देखेंगे। देश निकाला, देश से निकाला। शक्ति विहीन, शक्ति से विहीन। जायदादहीन, जायदाद से हीन। पाप मुक्त, पाप से मुक्त। विष मुक्त, विष से मुक्त। गुणहीन, गुण से हीन आता है। पापोद्धार, पाप से उद्धार। चरित्रहीन, चरित्र से हीन। पददलित, पद से दलित। जन्मांध, जन्म से अंधा। लक्ष्यहीन, लक्ष्य से हीन। नेत्रहीन, नेत्र से हीन। इससे आपको पता चल रहा है कि जो हमारी विभक्ति है वही उसमें डालनी है और विग्रह में उसको डालकर आपने समस्त पद को पूरा करना है। आगे का है हमारा संबंध तत्पुरुष। अभी देखिए संबंध तत्पुरुष की विभक्ति कौन सी है? जो 6 नंबर का है संबंध 5 नंबर का है संबंध तत्पुरुष, उसकी विभक्ति कौन सी है? 5 नंबर का है संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष की विभक्ति कौन सी है? का, की, के। इसमें हमको ये समास में सिर्फ का, की, के ही आएगा। का, की और के, इन विभक्तियों का ये जो कारक के चिन्ह है इनका इसमें लोप हो जाता है। जिन समास के पूर्व पद में संबंध कारक की विभक्ति का, की, के का लोप होता है उसे संबंध तत्पुरुष के नाम से जानते हैं। जैसे है देव मूर्ति, पहला है समस्त पद, समस्त पद देव मूर्ति। ठीक है, उसका विग्रह किस प्रकार किया जाएगा? क्या आएगा? देव की मूर्ति आएगा, देव को मूर्ति आएगा, या देव के मूर्ति आएगा? क्या आएगा? का, की, के, इसमें से क्या आएगा? की आएगा। देव की मूर्ति, देव की मूर्ति। ठीक है, यह की आया है। ठीक है, और दूसरा हम देखेंगे उससे जुड़ा है पराधीन। पराधीन यह हमारा समस्त पद है। इसमें पूर्व पद है पर और आधीन उत्तर पद है उसमें। ठीक है, पर पूर्व पद है और आधीन उसका
उत्तर पद है। तो इसका जो जवाब है वो कैसे आएगा? पर को अधीन, पर की अधीन या पर के लिए अधीन, क्या आएगा? क्या आएगा? उसका जवाब क्या आएगा? पर को अधीन आएगा, पर के अधीन आएगा या पर की अधीन आएगा? पर के अधीन आ गया है, की के दोनों भी आ गया है। ठीक है, और एक हम देखेंगे जैसे कि नयन के तारे, नयन तारे जो है वो नयन के तारे होता है। रामदास राम का दास होता है। जीव प्रजातियां जीवों की प्रजातियां। लोकनायक लोक का नायक। उद्योगपति उद्योग का पति। पवन पुत्र पवन का पुत्र आता है। ठीक है, विद्या भंडार विद्या का भंडार। जल प्रवाह जल का प्रवाह। बैलगाड़ी बैल की गाड़ी। पराधीन पर के अधीन। देशोद्धार देश का उद्धार। सेनापति सेना का पति। प्रजापति प्रजा का पति। और ब्रह्मकुंड ब्रह्मा का कुंड आता है। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है? आगे का है हमारा संबंध तत्पुरुष के बाद है अधिकरण। अभी अधिकरण तत्पुरुष की आपने क्या देखना है? उसकी विभक्ति देखनी है। अधिकरण तत्पुरुष की विभक्ति कौन सी है? देखिए, अधिकरण तत्पुरुष जो है यहाँ पे अधिकरण तत्पुरुष, उसमें में और पर, यह उनके क्या है? विभक्तियां आई है अधिकरण तत्पुरुष में। अधिकरण तत्पुरुष उसकी विभक्ति में किसका लोप हो जाता है? में और पर। में और पर, ये दोनों शब्द जो है ये विभक्तियां हैं, ये चिन्ह है, परसर्ग है, इनका लोप इसमें हो जाता है। सिर्फ आपको इनके जो परसर्ग या विभक्ति चिन्ह है वही आपको याद रखने हैं। जिस समास के पूर्व पद में अधिकरण कारक की विभक्ति में या फिर पर का लोप होता है उसे हम अधिकरण कारक का समास कहते हैं। तो समस्त पद है दानवीर। समस्त पद है दानवीर, और उसका विग्रह किस प्रकार किया जाएगा? बोलिए अभी। दान में भी रहेगा या दान पर भी रहेगा? क्या आएगा उसमें? क्या सही आता है? दान में वीर आता है या दान पर वीर आता है? दान में वीर। में, ये देखिए में आया है यहाँ पे, दान में वीर। ठीक है, दूसरा और हम देखेंगे जैसे है गृह प्रवेश। गृह प्रवेश, देखिए पूर्व पद गृह है, उत्तर पद प्रवेश है। गृह क्या आएगा? में आएगा या पर आएगा? गृह में प्रवेश। ठीक है, गृह में प्रवेश आएगा। ऐसे हम कुछ उदाहरण देखेंगे उसके मौखिक तौर पर। जैसे नगरवास नगर में वास। कुल श्रेष्ठ कुल में श्रेष्ठ। कला प्रवीण कला में प्रवीण। जनप्रिय जन में प्रिय। घुड़सवार घुड़सवार घोड़े पर सवार, यहाँ पे पर आया है, यहाँ पे पर ये विभक्ति आई है इसमें, घोड़े पर सवार है। हवाई यात्रा हवा में यात्रा। दीन दयाल दीन पर दया करने वाला। कानाफूसी कान में फुसफुसाना। आनंद गमन या फिर आनंद मग्न। आनंद में मग्न आनंद में गमन, ये दोनों भी आता है। गृह प्रवेश गृह में प्रवेश। जग बीती जग में बीती। पर्वतारोहण पर्वत पर आरोहण, यहाँ पे याद रखना है आपको। कार्य कुशल कार्य में कुशल। ठीक है, याद समझ आ रहा है? उसका आखिर का है, अभी यहाँ तक हमारे पूरे हो गए हैं। कर्म तत्पुरुष का हमने देखा है को विभक्ति है कर्म तत्पुरुष की से और के द्वारा है। संप्रदान को और के लिए। अपादान से संबंध काकी के। अधिकरण में या पर। अभी सबसे आखिर में मैंने आपको बोला था जो कि नत्र तत्पुरुष होते हैं, नन्ना वाले, जो हमेशा अगर हमको कोई आंसर नहीं आता है तो हम कोई भी शब्द के आंसर ना आने के बाद बचपन में हम क्या करते थे? न लगाकर उसका आंसर पूरा कर देते हैं, है ना? जैसे कि दुख शब्द है, उसको अगर हमने उसका आंसर नहीं आया है तो विपरीत में क्या लिखते थे? न दुख, है ना? तो ऐसे नत्र तत्पुरुष में हमको कुछ सीखने हैं, इसमें होते हैं वो नत्र तत्पुरुष कहा जाता है उनको, जो कि न लगाकर उसको पूरा किया जाता है। जिस तत्पुरुष समास के पहले पद में आ या अन होता है और तथा उसके अर्थ नहीं होता है उसे हम नत्र तत्पुरुष के नाम से जानते हैं। आ या अन होता है। तो देखिए जैसे कि अगोचर है, अगोचर हमारा शब्द है, किसमें? नत्र तत्पुरुष चालू है अभी। इसमें अ और अन, ठीक है, आ और अन का जो शब्द होते हैं, इससे जुड़े जो शब्द होते हैं उनको अगोचर है, तो इसको हम उत्तर में क्या लिखेंगे? न गोचर।
न लगाना है सिर्फ, इसलिए उसको नत्र, नकारात्मक, इसीलिए उसको समस्त पद में इसको हमने लिखा है न। समस्त पद है अगोचर और उसका विग्रह हमने इस प्रकार किया है न गोचर। ठीक है, दूसरा है हमारा अनेक, दूसरा है हमारा अनेक। ठीक है, अनेक मतलब वो एक से ज्यादा है, तो इसका विग्रह क्या आएगा न एक। जो एक नहीं है, एक से ज्यादा है, उसको अनेक कहा जाता है। वैसे ही अनपढ़, न पढ़, अनावश्यक, न आवश्यक, नापसंद का आएगा न पसंद, अधर्म का न धर्म, मस्तिष्क न आस्तिक, और संभव न संभव, असंतोष न संतोष, अचल न चल, अपवित्र न पवित्र, अनंत न अंत, गैरवाजिब न वाजिब, अधिकार न अधिकारी। ऐसे इस प्रकार के नत्र तत्पुरुष हमने यहाँ पे सीखे हैं। देखिए अभी हमने यहाँ पे जो तत्पुरुष क्या होता है, तत्पुरुष समास क्या होता है, तत्पुरुष समास के उपभेद कौन से है, उनकी विभक्तियां कैसी है, और उनको हमको समस्त पद में और विग्रह में किस प्रकार उसको इस्तेमाल किया जाता है। ये इस तरीके के जो एग्जाम में आने वाले जो सवाल होते हैं, इसके लिए आपको 2 या 3 मार्क के लिए ऐसे सवाल आते ही। आप जो अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे होंगे तो उनके लिए ये बहुत जरूरी है, समास और उनके भेद। मेरे पास जगह कम होने की वजह से मैंने आपको एक एक समास आपको समझाया है, समझाने की कोशिश की है मैंने, बहुत आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आपको ये मेरा हैंडी हिंदी अच्छा लग रहा है और आगे और सीखना है तो इसको लाइक करना ना भूलिए। ठीक है, और कल फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, जो कि इसका भाग 3 होगा। पहला हो गया है हमारा, ये दूसरा तत्पुरुष है, तीसरा हम कल सीखेंगे। ठीक है, नए विषय के साथ कल फिर मिलते हैं। धन्यवाद।